इस पूरे का सेंटर ऑफ मास जो यहाँ होगा और इस पूरे का सेंटर ऑफ मास जो सर वो कहाँ होगा यहाँ। अब अगर मैं बात करता हूँ इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसमें जब आए तो निकी क्या आप एक्स में मूव करेगा या तो बस कहाँ मूव करेंगे वाई में, एक्स में तो मूव ही नहीं करेगा, एक्स का कोऑर्डिनेट तो कितना रहेगा 0। ये टोटल कितना है 2। सेंटर में जाओ, सुने ध्यान से, आवाज ना करें बेटा, शांत हो जाएं। लास्ट टाइम हमने जो काम कर लिया था, एक क्वेश्चन मैंने घर के लिए आपको दिया था और वो जो क्वेश्चन है इस तरीके से एक टी सेक्शन जो है ना वो मुझे दिखा रखा था, ऐसे करके एक टी सेक्शन जो है वो हमारे पास था और ये दोनों जुड़े हुए हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है, सेंटर ऑफ मास जो है वो बताना है। सेंटर ऑफ मास जब आप इस पे बताना चलेंगे तो काम जो हमारे पास क्या होगा, सुने ध्यान से, कि ये जो है इसका क्या है, सेंटर एक्सिस जो है ना ये हमारे पास है और इसमें अगर हम चर्चा करते हैं तो काम जो है वो हमने करना क्या कुछ है। सुने ध्यान से बेटा, ये वैल्यू शायद 2 मीटर थी, ये वैल्यू जो है वो 8 मीटर थी, है ना। ये वाली जो ये भी कितनी थी 2, ये जो ये कितना है 6, ये कितना था 3 और ये भी कितना था 3। यही डायमेंशन गिवन थी कि काम जो है सर वो हमें क्या दे रखा है कि ये वैल्यू जो है वो 8 मीटर है, मीटर भी कहा हुआ था, ये जो है वो 2 मीटर है, आवाज नहीं करेंगे, ये 3 मीटर है। इसकी बात करूं सर ये भी कितना है 3 मीटर है, ये कितना है 2 मीटर है और इसमें अगर मैं बात करूं तो ये कितना है 6 मीटर। और इसमें अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे इस पॉइंट को जो नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया, ओरिजिन, ओ जो है ना वो इसको कहा गया था। और इसमें आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास। आपको सेंटर ऑफ मास जो है ना उसके बारे में बात करनी है कि सेंटर ऑफ मास इसका कहां लाई करेगा। ये काम जो है रंगा साहब वो आपने करना है, कैसे कर पाओगे उसके बारे में चर्चा करनी है। तो अगर हम बात करें x का कोऑर्डिनेट बताने के लिए तो सर x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 x1 प्लस डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये बात हम जानते हैं कि x का कोऑर्डिनेट सर क्या होगा, m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ऐसे ही y एक्सिस की बात करूंगा तो m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये डाटा जो है ना सर वो हमारे पास है, सारे बच्चे ध्यान से समझे, ये काम जो है वो हमने करना है। तो मेरा पर्पस पहली बात तो मास निकालना, दूसरा मेरा जो पर्पस है वो क्या, कोऑर्डिनेट्स बताना। अगर वो बताएं तो फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो सर हमारे पास चीजें जो है ना वो 3 तरीके से चलती हैं। एक काम जहां मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेंथ पे, मान लो एक लाइन खींच रखी है ऐसे, तो इसमें लाइन पे लेंथ पे जो है वो क्या है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं बात करना चाहूं कि जैसे आपके पास क्या होती है, एक प्लेट है, उस प्लेट पे अगर हम बात करते हैं तो वहां पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एरिया पे, क्योंकि एक एक्स एक्सिस है और एक क्या है वाई एक्सिस। अगर हम बात करें 3D ऑब्जेक्ट की तो वहां पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वॉल्यूम के हिसाब से। किसके हिसाब से होता है, वॉल्यूम के हिसाब से। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को, कि अगर जो है जैसे अगर मैं बात करता हूं तो ये एक सीधी एक लाइन है, तो यहाँ पे मास जो है वो कहाँ अवेलेबल है, लेंथ पे अवेलेबल है। अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास जो है कोई भी जो है वो एक कागज का टुकड़ा ले लो आप, तो वो कागज जो है वो क्या है, एक प्लेन है, एक्स एक्सिस और साथ में क्या है वाई एक्सिस, वहां पे मास कहाँ पड़ा है, एरिया पे। और अगर मैं क्या ले लूं, मैं इस तरीके से कोई सिलेंडर जो है उसको ले लेता हूं, तो काम जो है वो यहाँ पे मास कहाँ अवेलेबल है, वॉल्यूम में अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ये आपके पास स्ट्रिप्स अवेलेबल हैं और इन दोनों ने मिलकर जो है वो क्या बनाया है, एक टी सेक्शन बनाया है। तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, एक्स इंटू वाई एरिया है, ये भी जो है हमारे पास क्या है, एरिया। और हमने क्या मान लिया, हमने मास अगर बताने हैं तो ये वाला सेक्शन जो है वो आपने मान लिया फर्स्ट, और ये वाला जो सेक्शन है सर इसको क्या नाम दे दिया, सेकंड। तो हमने मान लिया लेट, हमने क्या मान लिया, स्मॉल m जो है बी मास पर यूनिट एरिया। स्मॉल m जो है वो हमने क्या माना, लेट स्मॉल m इज मास पर यूनिट एरिया। मास पर यूनिट एरिया जो है सर वो हमारे पास क्या है, स्मॉल m है। ये चीज जो है ना वो मुझे पता है कि हमने मास पर यूनिट एरिया, मतलब कि एक एरिया पे जो मास है वो किसके बराबर है, स्मॉल m के बराबर है। ये चीज आपने मान ली। अब अगर मैं बात करता हूं तो ऊपर वाली प्लेट जो है वो कितने एरिया की है, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 की है। नीचे वाली कितनी है, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12 की है। मतलब इसका एरिया लिखूंगा तो अगर मैं मास ऑफ फर्स्ट लिखना चाहूं, मास ऑफ फर्स्ट सेक्शन, तो यूनिट एरिया का मास कितना है m, और एरिया बताऊंगा तो सर 8 मल्टीप्लाई बाई कितना 2, तो इसका मास जो है वो किसके बराबर है, 16 m के बराबर है। जानते हो आप इस बात को कि काम जो हमने क्या करना है, ये जो लेंथ है वो कितनी है 8, ये वाली लेंथ कितनी है 2, 8 2 जा 16, 16 इसका एरिया है और एक एरिया का मास कितना है m, तो 16 एरिया का मास 16 है। सही है ये बात। इसमें अगर मैं बात करूंगा तो मास ऑफ सेकंड अगर हम बताने चलेंगे तो मास ऑफ सेकंड सर बताना है तो m को m लिखा और इसका एरिया जो है वो कितना है 6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसका एरिया जो है वो कितना मान लिया गया सर 12m। क्योंकि ये जो है वो एरिया से रिलेटेड चीजें हैं। एरिया से रिलेटेड हमें कैसे पता, सर ये जो है
एक्स और वाई में अवेलेबल है, ये भी कहां अवेलेबल है, एक्स और वाई में। खाली अगर एक्स में अवेलेबल होता तो लेंथ पे अवेलेबल होता। एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई करा तो क्या हो गया, एरिया। एक्स वाई जेड होता तो क्या बन जाती, वॉल्यूम। एक्स का मतलब क्या है कि चीजें जो है ना वो आप ऐसे समझेंगे कि काम हमारे पास क्या है, खाली एक्स में अवेलेबल है, एक्स एक्सिस एक ही कोऑर्डिनेट है, किस में रहेगा, मीटर। मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की। एक्स और वाई दोनों में है तो एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। ये यूनिट किसकी होती है, एरिया की। और अगर मैं बात करूं एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में अवेलेबल है तो तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में आएगा, मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब किसकी यूनिट है, वॉल्यूम। तो बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर आपने मास पर यूनिट लेंथ क्यों नहीं लिखा। तो बेटा वो कब लिखा जाता जब एक ही डायमेंशन दे रखी होती है, आपके पास दो हैं, एक्स वाली भी और कौन सी है, ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये जो है ये क्या है, वाई एक्सिस। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्यों नहीं लिखा, वहां पे तीन डायमेंशन होती है, एक्स वाई और जेड। आपके पास क्या है, लेंथ है ब्रेड्थ है, लेंथ है ब्रेड्थ है, तो लेंथ और ब्रेड्थ मिलके क्या बनाते हैं, एरिया। इसलिए आपने यहाँ पे क्या लिखा है, लेट एम बी मास पर यूनिट एरिया। तो ऊपर वाले का मास लिखूंगा तो मास कितना है एम, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितना हो गया 16। मास एम है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करा तो कितना हो गया 12। तो पहले का मास पता चलेगा 16 एम और दूसरे का मास पता चलेगा 12 एम। मास पता है, अब कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो ये जो ओ है इसके कोऑर्डिनेट को अगर मैं 0,0 कह दूं तो इस ऊपर वाले का सेंटर ऑफ मास यहां बीच में लाई कर रहा होगा कहीं। सेंटर ऑफ मास का मतलब बीच का ये पॉइंट हो गया, और इसका सेंटर ऑफ मास इसके कहीं बीच में लाई कर रहा होगा। इस तरीके से पॉइंट होंगे कि इसका इस पूरे का सेंटर ऑफ मास जो है धानी यहां होगा, और इस पूरे का सेंटर ऑफ मास जो है सर वो कहां होगा, यहां। अब अगर मैं बात करता हूं इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसमें जब आए तो निक्की क्या आप एक्स में मूव कर रहे हो, यहां तो बस कहां मूव कर रहे हैं, वाई में। एक्स में तो मूव ही नहीं करे तो एक्स का कोऑर्डिनेट तो कितना ही रहेगा, 0। ये टोटल कितना है 2, सेंटर में जाऊंगा तो 1, तो ये कोऑर्डिनेट जो है वो क्या बन गया, 0,1 बन गया। इसके लिए खुशी जब हम बात करेंगे तो बेटा इस वाले पॉइंट के लिए जब मैं आया तो क्या मैं एक्स में मूव कर रहा हूं, नहीं, मैं तो सिर्फ कहां मूव कर रहा हूं, वाई में। तो एक्स का कोऑर्डिनेट तो इसके लिए भी कितना ही रहेगा, 0। वाई वाला बता दे कोई बच्चा, मैं मान जाऊंगा, कुछ भी 5 रहेगा। ये कितना है यहां तक का 2, और इसका आधा करा तो कितना 3, 2 और 3 मिलाऊंगा तो कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ओरिजिन जो है यहां नहीं है, ओरिजिन कहां है, ऊपर ही है। नहीं समझ में आई बात, 2 तो ये हो गया, इसका कितना होगा 3, 2 और 3 मिलाएंगे तो शोर कितना हो जाएगा 5। तो ये वैल्यू जो है सर वो क्या हो जाएगी 0,5। आप कुछ कहना चाहते हैं, समझ आ गई ये बात, ठीक है। अब अगर मैं एक्स वाला लिखूं तो एक्स वाला तो डायरेक्ट आंसर कितना ही हो गया 0, क्योंकि x1 भी कितना है 0 और x2 भी कितना है, तो इसका आंसर तो कितना ही आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, क्योंकि x1 भी 0 वाला है। क्योंकि इनको अगर लिखेंगे तो यशिका क्या लिखेंगे, x1 y1, और इसको बेटा अगर लिखेंगे तो इसको क्या लिखा जाएगा x2 y2। x1 और x2 दोनों के दोनों कितने 0, तो आंसर कितना आ गया 0। यहाँ पे y वाला कोऑर्डिनेट लिखने चलूंगा तो m1 मास कितना है 16 m, y1 वाला कोऑर्डिनेट 1, दूसरे वाला मास कितना है 12 m, और दूसरे वाला कोऑर्डिनेट कितना है 5। दूसरे वाला कोऑर्डिनेट जो है वो कितना है 5, डिवाइडेड बाई एक मास 16 m है, दूसरे वाला मास कितना है 12 m। और इनको अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये 16 m 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, तो कितना हो जाएगा 76 m, और डिवाइडेड बाई कितना, ये कितना हो जाएगा 28 m। m ने m को कैंसिल कर दिया, ये 4 से 19 पे कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 से कितने पे 7 पे, तो आंसर कितना आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 7। तो कोऑर्डिनेट्स जो है सर वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना चाहूंगा तो x का कोऑर्डिनेट तो कितना है 0, और y वाला कोऑर्डिनेट कितना है 19/7। ये काम जो है ना वो हमने करना था, समझ पाए आप बात को, दोबारा से देख लो, मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। काम जो है सर ये हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके ऊपर है, एरिया के ऊपर है। और एरिया के ऊपर अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमने काम क्या कर लिया, एम बी मास पर यूनिट एरिया, पर यूनिट मास जो है एरिया पे वो कितना है m है। ऊपर वाले का एरिया कितना है 16, तो 16 m, नीचे वाले का कितना 12, तो 12 m। तो ये 16 m हो गया, ये 12 m हो गया। अगली बात जो है सर x के कोऑर्डिनेट जब लिखे तो हम x में तो कहीं मूव ही नहीं करें, हम तो मूव कहां कर रहे हैं y में, तो x वाले कोऑर्डिनेट तो कितने हैं 0। इसमें y का कोऑर्डिनेट मिड में गया तो कितना 1, 2 ये है 3 ये है, तो ये कितना हो गया 5। वैल्यूज को पुट करा, सोल्व करा, आंसर आ गया। उतार लीजिए इस काम को, कुछ कहना चाहते हैं उसको पूछें, नहीं तो करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म, ऑफ अ यूनिफॉर्म L shaped, find center of mass of uniform L shaped lamina, LAMINA। लेमिना क्या होता है उसको ब्रैकेट में लिखो, लेमिना
ब्रैकेट में लिखो अ थिन फ्लैट प्लेट, अ थिन फ्लैट प्लेट। थिन फ्लैट प्लेट जो है सर उसको क्या कहा जाता है, लैमिना कहा जाता है, ठीक है। थिन फ्लैट प्लेट जो है, जो आपने देखा होगा ना कि भाई कई बार जो व्हाइट वॉश करने वाले होते हैं उनके पास एक प्लेट सी होती है, उससे वो क्या करते हैं, साफ करते हैं या पुट्टी वगैरह करने का काम करते हैं, तो वो एक तरीके से क्या है, लैमिना है। तो दिखा भी दूंगा मैं तुम्हें थोड़ी देर में। वो जो है उसके बारे में काम जो है वो हमने करना है कि चीजें जो है वो आपके पास क्या है, एक एल शेप की लैमिना जो है वो आपको दिखा रखी है, प्लेट जो है वो आपको दे रखी है, उसमें हमने काम जो है वो क्या करना है, अब सुने ध्यान से। लैमिना विद डायमेंशंस एज शोन इन फिगर, with dimensions as shown in figure, 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 the mass of lamina is 3 kg, the mass of lamina is 3 kg, mass of lamina is 3 kg, मास ऑफ लेमिना इज 3 kg। इस तरीके से एक प्लेट जो है ना वो आपको दिखा रखी है, मतलब कि ये रेड कलर जो है वो एक्स और वाई एक्सिस को दिखा रहा है, और ये जो है इस तरीके से, जो मैंने ये मिड में बनाना है बेटा अपने, ये सारा काम जो है, ठीक है। इस तरीके से एक प्लेन लेमिना जो है वो आपको दिखा रखी है, और आपको जो काम कहा हुआ है, ये कोऑर्डिनेट जो है, ये जो है ये तो क्या हो गया हमारा ओरिजिन हो गया, तो 0,0, ये 2 मीटर ऐसे और ये मिड के पॉइंट है। तो अगर ये लेंथ कितनी है, सुनो ध्यान से, ये लेंथ जो है वो आपको दे रखी है 2 मीटर, ये वाली लेंथ भी जो है सर वो कितनी है, 2 मीटर। समझे ध्यान से, अब करना क्या आपने, ये 2 मीटर लेंथ है, ये जो लेंथ है सर ये भी कितनी दे रखी है, 2 मीटर। और आपका पर्पस क्या है, इस व्हाइट हिस्से का क्या बनाना है आपने, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट जो है ना वो आपने देने कि वो कहाँ होंगे, ठीक है। ये काम आपने करना है। काम जो है वो आप क्या कर रहे होगे, सुनो ध्यान से, कि टोटल मास इसका दे रखा है 3 किलो, टोटल मास कितना है 3, इसके क्या 3 बराबर हिस्से हम कर सकते हैं, बिल्कुल हो जाएंगे सर। 3 बराबर हिस्से अगर मैं इसके करना चाहूं तो कैसे कर दूंगा, एक हिस्सा जो है वो यहाँ पे हो गया, मतलब ये मिड में ही खींचने हैं आपने, एक ही हो गया, ये 3 बराबर हिस्से हो गए इसके, तो हर एक हिस्से का मास कितना, 1 1 1, क्योंकि उसने क्या कहा है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब जानते हो कि हर जगह जो मास होगा वो सर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ये बात मुझे पता है। तो अगर मैं बात करना चाहूं तो इस वाले सेक्शन को मान लो मैं 1 कहूं, तो इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना चाहूं तो इसके कोऑर्डिनेट बताओ कितने, क्योंकि एक्स में कितना गए हो 2, वाई में तो हिले ही नहीं हो। इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं तो इसके कोऑर्डिनेट कितने, वाई में तो 2 गए हो और एक्स में कितना था 0। इसके कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो वाई एक्स में तो कितने गए हो 2, वाई में कितना ऊपर गए 1, क्योंकि टोटल 2 है तो उसके आधे में आप थे। इसके कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो बताओ 1,1, बहुत बढ़िया। इसमें 1 और वाई में कितने चले गए 2, इनकी वैसे जरूरत नहीं है तुम्हें। अब तुमने इंडिविजुअल मास मान लो, इस वाले मास को कितना मान लिया m1, ये वाला कितना हो गया और ये कितना हो गया m3, टोटल 3 किलो था, तो ये 1-1 किलो के तीनों ब्लॉक जो है वो अवेलेबल है। इसके सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा। जो भी ये येलो डॉट बनाए हैं वो क्लियर है, सेंटर ऑफ मास होंगे, क्योंकि ये भरी हुई प्लेट है, ये सिर्फ आउटलाइन नहीं है, ये अंदर से भरी पड़ी है, ठीक है। यूनिफॉर्म प्लेट जो है वो आपको दिखा रखी है। अब करना क्या है आपने, इसके कोऑर्डिनेट आदि आप बता दो, मैं मान जाऊंगा आपको। हाफ हाफ, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये यहां तक का कितना है 1, तो उसके आधे में गए तो कितना हो गया हाफ, और ये भी जो है 1 है तो 1 के भी आधे में है तो कितना हो गया हाफ। लॉजिकल है ये बात। इसके कोऑर्डिनेट बताऊंगा तो ये 1 यहां तक है, 1.5 का मतलब 3/2, और y में कितने हैं हाफ है। बेटा ये 1 है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ 1,0, तो 1 तो ये हो गया, 1 और 2 के बीच में क्या रहेगा 1.5, और 1 के बीच में जो है वो क्या रहेगा हाफ। इसके कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो x वाला तो कितना है हाफ, और y वाला कितना 3/2, y वाला जो है वो कितना रहेगा 2, तो ऊपर तक है सर, ये 1 है, 1 से जस्ट ऊपर गए और 2 से नीचे हैं, तो बीच में रहेंगे तो कितना 3/2, ठीक है। इस वाले को ये m1 कहा था, ये कितना बन गया x1 y1, ये m2 कहा था तो ये क्या हो गया x2 y2, और इसको लिखा तो ये क्या हो गया x3 y3। जानते हैं हम इन बातों को, कुछ कहना चाहते हैं आप इतने काम में। मेरे हिसाब से अगर 9th क्लास में आपने वो कोऑर्डिनेट एक्सिस सीख रखे हैं तो ये मैंने कुछ भी नहीं बताया आपको, ठीक बात है। आपको ये पता है कि टोटल मास 3 किलो का, तो 1 1 1 तीनों ब्लॉक ऐसे बना लिए, इनके ये सेंटर ऑफ मास बीच में रहेंगे और इनके कोऑर्डिनेट जो है बड़ी आसानी से आप बता पाएंगे। कुछ कहना चाहते हो यहाँ तक के काम में। अब अगली अगर मैं बात करना चाहता हूं तो x का कोऑर्डिनेट अगर मुझे लिखना है तो x का कोऑर्डिनेट सर हमारे पास क्या है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3,
ये कोऑर्डिनेट जो है सर वो किसके आगे, x के, डिवाइडेड बाई कितना, m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया कि m1 प्लस m2 प्लस m3, ये कोऑर्डिनेट जो है वो किसका आ गया, x का। x बराबर है m1 x1 m2 x2 m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। x बताना है तो m1 कितना है 1 kg, x1 बोलो हाफ, m2 दोबारा से कितना 1, x2 बोलें तो 3/2, फिर बात करूं तो 1, और फिर अगर हम बात करें तो उसका कोऑर्डिनेट कितना है हाफ, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 करूं तो 3 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, जानते हो आप इस बात को, ठीक है जी। यहाँ पे बात करूं तो हाफ 1 प्लस 3/2 करूं तो 5/2, ठीक है जी, और नीचे कितना है 3, तो कोऑर्डिनेट जो है सर वो हमारे पास क्या बन गया 5 डिवाइडेड बाई 6। कुछ कहना चाहते हो यहाँ तक के काम में, उतारना बाद में, पहले समझो, चीजों पे गौर करो, कोई भी दिक्कत महसूस हो रही है तो उसको पूछ लो। ये पता चल गया सर। अगली जो बात है सर वो हमने अब क्या करनी है, y का कोऑर्डिनेट। y का कोऑर्डिनेट बताना है तो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाई कितना m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरीके से काम हमने करना है, m1 y1 m2 y2 m3 y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 कितना है 1, y1 का कोऑर्डिनेट कितना है हाफ, फिर m1 कितना 1, m2 कितना हाफ जो है वो इसका कोऑर्डिनेट y2 हो गया, प्लस वो कितना है 1, और अगला कोऑर्डिनेट कितना है दोबारा से 3/2, और टोटल मास की अगर मैं बात करूं तो टोटल मास दोबारा से कितना 3 किलो। ये फिर से क्या बनेगा 5/2/3 करूंगा तो कितना आ जाएगा 5/6। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास को लिखना चाहूंगा तो सर सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट कितने 5/6, 5/6। मानते हो आप इस बात को, कोई बात ही नहीं है। एक बार अगर आपको मास और कोऑर्डिनेट पता है फिर तो कुछ बात ही नहीं है। आपको टोटल मास इस व्हाइट लेमिना का कितना दे रखा था 3, मैंने इसके कितने हिस्से बराबर बांट दिए 3, तो ये 1 1 और ये 1, इस तरीके से काम हमारे पास हो गया। ये 0,0 है, ये 2,0, ये इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स जैसे आपको पता थे वैसे आपने बनाए। ये सेंटर था तो जिस हिसाब से सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे, ये इसका सेंटर था उस हिसाब से लिखे, इसके लिखे, काम सोल्व कर दिया, आंसर आ गया। उतारिए जल्दी शाबाश, फिर आगे बढ़ेंगे, निपटाते हुए चलें, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट के पेपर ने भी पूछ रखा है, अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जाता है। लिखो फॉर HCl मोलिक्यूल, फॉर HCl मोलिक्यूल, HCl FOR HCl molecule, distance between, for HCl molecule distance between center of, distance between center of hydrogen and chlorine, distance between center of hydrogen and chlorine is, मैंने मान लिया 2 एंगस्ट्रॉम, वैसे कह दिया मैंने कुछ भी, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 2 एंगस्ट्रॉम, फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास गिवन क्लोरीन इज 35.5 टाइम्स, 35.5 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। क्लोरीन इज 35.5 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन। क्या मतलब है, हाइड्रोजन का जो भी मास होगा उसका 35.5 टाइम्स मास किसका होगा, क्लोरीन का। वैसे भी पता है उसका मास नंबर कितना है 1, और क्लोरीन का कितना 35.5। ठीक है, ये चीज जो है ना वो हमारे पास है कि अगर हम बात करना चाहें तो हमें डाटा जो है सर वो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि मान लो ये मोलिक्यूल हाइड्रोजन का है और ये जो मोलिक्यूल है सर ये किसका दे रखा है, क्लोरीन का दे रखा है। इस तरीके से काम जो है ना वो हमें कहा हुआ है। तो अगर मैं इसके मास को m मानूंगा, शांत हो जाओ बेटा, तो इसका जो मास है सर वो कितना है 35.5 टाइम्स ऑफ m हमारे पास। कि अगर मान लो इसका मास m है तो उसका मास कितना है 35.5 टाइम्स है। ठीक है, ये बात कही गई है। फिर जो बात है वो हमसे क्या हो रही है कि इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है, इन दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर है, 2 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। तो मान लो मैं इसके वाले सेंटर को ओरिजिन बोल दूं तो कोऑर्डिनेट कितना 0,0। तो इसके सेंटर की अगर हम बात यहाँ पे करते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाएं तो x में आप कितना चल पड़े हो 2 एंगस्ट्रॉम, और y में जो चले हो वो कितने के बराबर है 0 के बराबर है। कि काम जो है वो हमारे पास कुछ कैसे है कि अगर हाइड्रोजन के मास को m मानूं तो क्वेश्चन ने खुद से कहा है कि उसका मास 35.5 गुना उससे ज्यादा है, तो उसके मास को क्या माना जाएगा 35.5 m।
मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स को 0,0 मानो, तो y में तो चला ही नहीं हूं, चला कहां हूं, x में, और कितना चले हैं, जितना उनके सेंटर टू सेंटर के बीच में डिस्टेंस था वो कितना था, 2 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन ही नहीं है कोई भी। तो अगर हम बात करें तो पहला मास जो है वो कितना है, m1 m है, तो m2 जो है सर वो कितना है 35.5। इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या हो जाएंगे x2 और y2। इस तरीके से काम है कि ये m2 है, x1 y1 x2 y2, इस तरीके से चीजें। तो अगर मैं x बताना चाहता हूं तो सर x क्या आएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m आवाज नहीं करें भाई, m की जगह तो m ही है, x1 कोऑर्डिनेट जो है वो कितना है 0, m2 की जगह कितना है 35.5 m, और इसकी जगह वैल्यू कितनी है 2 एंगस्ट्रॉम है, मैं आंसर एंगस्ट्रॉम में ही निकाल दूंगा, डिवाइडेड बाई एक मास कितना m और दूसरे वाला मास कितना 35.5 m। लॉजिकल है ये डाटा। तो ये काम जो है सर वो हमारे पास क्या बन गया 0, इसको लिखूंगा तो ये कितना हो गया 35.5 m मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 36.5 m, और ये आंसर जो है सर वो किस में है एंगस्ट्रॉम में। तो m से सर m कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो और ये पॉइंट ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये कितना बन जाएगा 355 इनटू में कितना है 2 डिवाइडेड बाई कितना 365, और ये आंसर किस में आ गया एंगस्ट्रॉम में। इसको अगर मैं बात करता हूं तो 5 से 5 7 जा 5 बन जाए, इसको करेंगे तो 5 7 जा और 5 3 जा, मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना 142 डिवाइडेड बाई कितना 73, और ये आंसर किस में है एंगस्ट्रॉम में। इसका मतलब भी बताऊंगा आने वाले टाइम में। y वाला कोऑर्डिनेट तो डायरेक्ट 0 ही लिख दूं, क्योंकि y1 भी कितना है 0 और y2 भी कितना है, हो गया क्वेश्चन खत्म। समझ आ गई बात कि आपने क्या करना है। मान लो ये डाटा आपको ना भी देता तो भी आप सवाल कर पाते, क्योंकि आपको मास नंबर्स जो है वो इनके पता होने चाहिए। हालांकि क्वेश्चन ने खुद से कहा है, फिर भी आप क्वेश्चन को खुद से भी कर पाते कि क्लोरीन का मास हाइड्रोजन के मास से 35.5 गुना जो है वो ज्यादा है। तो एक का मास m तो दूसरा 35.5 m। इसके कोऑर्डिनेट्स 0 0, तो इसमें कितना आगे बढ़े हो 2 एंगस्ट्रॉम, और y में तो गई नहीं हो तो वो कितना हो गया 0। कुछ बच्चे सोचेंगे तो भाई ये जो मास है ना यहाँ की बजाय थोड़ा सा ऊपर बना लो तो वो लाइन बिल्कुल कैसी जाएगी, सीधी जा रही होगी। ठीक है, इस तरीके से काम करना है। ये चीजें जो है वो आपने करनी है, उतारें जल्दी फिर आगे चलेंगे। लेकिन बेटा 4 FOUR 4 पार्टिकल्स ऑफ मासेस m, 2m, 3m एंड 4m। 4 मासेस हैं, एक का मास स्मॉल m, फिर 2m, फिर 3m, फिर 4m, ऐसे करके क्या रखा है। 4 पार्टिकल्स ऑफ मासेस m, 2m, 3m एंड 4m respectively are placed at corners as shown in figure, are placed as shown in figure. Locate the center of mass. Locate the center of mass. एक स्क्वायर जो है वो बना रखा है, और एक स्क्वायर जो है ना वो ऐसे बना रखा है भाई, ये गलत बना दिया फिर हमने। सुनो भी ध्यान से, इस तरीके से जो है, अरे बोले नहीं बेटा, इस तरीके से एक स्क्वायर जो है वो बना रखा है। यहां पे अगर मैं बात करता हूं, या मास m है, या मास 2m है, या मास 3m है, और यहां पे मास जो है वो कितना है 4m, और इसके साइड जो है वो किसके बराबर है a के बराबर। यू हैव टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास। आपको सेंटर ऑफ मास बताना, कोई बात ही नहीं है। तो इसके कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ये कितना है 0,0। इसमें x में आगे बढ़े हो तो x में कितना आगे बढ़े हो a, और y में कितना है 0। ये भी डिस्टेंस कितना ही होगा a, क्योंकि नाम जो है वो क्या दे रखा है स्क्वायर, और स्क्वायर की हर साइड क्या होती है सेम। ये a तो ये भी a, तो ये x में और y में दोनों में a बढ़े हो तो a, a हो गया। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो x वाला तो 0 है, और y वाला जो है वो किसके बराबर है a के बराबर। इस तरीके से काम कर लिया, कोई बात ही नहीं हो रही है। तो कि सर इसके कोऑर्डिनेट 0 0, इसमें x में बढ़े हो y में 0, इसमें x में भी आगे जा रहे हो y में भी जा रहे हो, इसमें y में नहीं गए हो सिर्फ y, वो उसमें x में नहीं गए हो सिर्फ y में गए हो। तो इस वाले मास को m1 कह दिया, ये मास क्या हो गया m2, ये वाला मास क्या हो गया m3, और ये वाला मास क्या है m4 है। तो अगर कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा तो ये x1 y1, ये जो है ये क्या हो जाएगा x2 y2। इसकी बात करूंगा तो
x3 y3, और इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x4 y4। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया। सारे मासेस आपको पता है, सारे डिस्टेंस पता है, वैल्यूज पुट करोगे, सोल्व करोगे, आंसर आएगा। मैंने बता दिया क्वेश्चन। ये इतना काम उतार लो, करना खुद से है। यू हैव टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास। एक्स और वाई की वैल्यू जो है ना वो घर से निकाल के लानी है। इस पे कोई नाम नहीं है, बेसिक सा सवाल है, करके लाना है बस आपने, और होना चाहिए ये हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखें पहले, बाद में उतार लेना इसको। लिखें फ्रॉम अ स्क्वायर शीट, फ्रॉम अ स्क्वायर शीट, फ्रॉम अ स्क्वायर शीट of uniform density, square sheet of uniform density, a portion is removed, a portion is removed, portion is removed as shown, as shown, find, as shown हो गया, फिर find, as shown, find center of mass, find center of mass of remaining portion, find center of mass of remaining portion। ये एक स्क्वायर था, और इस स्क्वायर का ना ये वाला हिस्सा जो है बेटा ये उड़ा दिया। ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है ना, इसको यहां से क्या कर दिया गया है, मतलब ये 4 हिस्से हैं, तो 4 में से एक हिस्सा जो है वो क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, आपको क्या बताना है, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज ए, इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज ए। अगेन ये सवाल अगर आप घर से करके लाते हो तो इस सवाल पे 50 रुपए नाम है, ये फ्री फंड का है। ठीक है, अभी कर देगा तो 1 जीरो और लगा ले, 500 रुपए। ठीक है, 1 घंटा है तेरे पास, 5 से 6 बार बैठ और सवाल कर दे। हाँ ठीक है, कर लेना इस काम को, करें जल्दी।